हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो लोग पेंशन पाते हैं यानी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं और उन्हें पेंशन मिलता है अपनी नौकरी का, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इजीली फाइल होगी और खुद से करिएगा। सिर्फ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। आप खुद से फाइल कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको क्या क्या पेपर्स की जरूरत है वो सारी बात हम करते हैं अभी आपसे। तो आपको बहुत आसान है। और वो लोग भी इस आईटीआर को देख लें। ये एक्चुअली मैं आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको बता रहा हूँ। और पेंशन इनकम वाले जो लोग हैं उन्हें भी आईटीआर 1 ही फाइल करना पड़ता है। तो सब लोग देख सकते हैं। और आईटीआर 1 का एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। पेंशन वाले ये वीडियो बनाने का रीजन है कि बहुत ही ये वीडियो रिक्वेस्टेड है और मैं उन सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेट करता हूँ इस वीडियोज को। और उनकी ब्लेस की जरूरत है। और अगर आपको, मैं उन सीनियर सिटीजन्स को कहता हूँ जो वाकई में पेंशन पाते हैं, अमीर हैं, बट उन्हें कोई केयर करने वाला नहीं है और उन्हें प्रॉब्लम हो, तो मेरे पास टाइम की दिक्कतें हैं, मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ। लेकिन आपके लिए, आपकी ब्लेस के लिए फ्री में मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। रिप्लाई मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ देर में, थोड़ी देर में। तो मैं आज बात करता हूँ पेंशन पाने वालों के लिए किस तरह से आईटीआर फाइल करना है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाके आप टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपके सामने ये एक विंडो आएगा। यहाँ पे देखिए, कहता है आप अपने अकाउंट को ना प्री वैलिडेट कर लीजिए। प्री वैलिडेट करने आपको नहीं आता है तो ये यूट्यूब का इनकम टैक्स का चैनल है। यहाँ देखिए, वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। अगर इससे आप नहीं समझ पाते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास यूजर आईडी होता है और पासवर्ड होता है। उससे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर है। जो रजिस्टर्ड यूजर पर्सन है वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे और जो न्यू पर्सन है वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। मैं अपना पैन नंबर डाल के, अपना पासवर्ड डाल के आपको बता रहा हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड मेरा दिया हुआ है। अब हम कैपेचा इसमें दे देते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो बड़ी होगी, हो सकता है 1 घंटे तक का हो। मैं एकदम आसानी से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद यहाँ लॉग इन कर लीजिए। आप आराम से सारी चीजें समझ लीजिए ताकि आप खुद से रिटर्न फाइल कर सकें। अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट, जितने भी बैंक स्टेटमेंट हैं, जितने भी अकाउंट हैं, वो सारे का बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का ले लीजिए। क्लियर? अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो आपके पास ना फॉर्म 16 आएगा, आपका एम्प्लॉयर देगा। और अगर आपका टीडीएस कटा होगा तो आपका फॉर्म 26AS मिलेगा। उसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है जो मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ यहाँ पे, वो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? वो एक बार देख लीजिएगा। 26AS से देखा जाता है, कैसे चेक किया जाता है। अब सवाल यहाँ है कि आपके पास 26AS आ गया, आपके पास फॉर्म 16 आ गया, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गया। अगर आपने कोई LIC कर रखे हो ना पहले, अब रिटायरमेंट के बाद तो एज ज्यादा होने के बाद LIC हुई नहीं होगी, पहले आप किए हैं तो उसका प्रीमियम जमा किए होंगे तो वो आप ले लेना। ठीक है? ये सारी चीजें, रसीदें अपना अपने पास ले लेना उस प्रीमियम के जमा करने का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब हम फाइल करते हैं रिटर्न। यहाँ पे देखिए, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको जा करके क्लिक करना है और हमें एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल आएगा। असेसमेंट ईयर आपको कौन सा चुनना है, असेसमेंट ईयर। ध्यान रखिएगा, हम रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का।
फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो असेसमेंट ईयर होता है वो 2020-2021 होता है। ठीक है, क्लियर? आप मेरे साथ करते जाइए, बहुत आसान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं हो है। उसके बाद आईटीआर फॉर्म नंबर आपको कौन सा फाइल करना, आईटीआर 1। ठीक है, क्योंकि आईटीआर 4 आपके लिए नहीं है, पेंशन आपका इनकम है, तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। फाइलिंग टाइप आपको ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न, ये आपका ऑब्लिक करके है, तो इसी को एक ही ऑप्शन है, दोनों इसी से फाइल होता है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सबमिशन मोड, दो तरह का सबमिशन का मोड होता है, एक डायरेक्ट ऑनलाइन होता है और दूसरा होता है अपलोड एक्सएमएल करके, तो हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करेंगे। अब जब आप ये करोगे ना, तो आपके सामने ये सारे डिटेल्स कुछ आ जाएंगे जो आपको बताया जाता है। ये सारे डिटेल्स आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको पैन नंबर से पैन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको पोर्टल पे ना ऑटो फिल मिलेंगे। टीडीएस टीसीएस के लिए आप 26AS से जो मैं आपको बताया वो ले लेना है। टीडीएस का जो सैलरी इनकम है, जो टीडीएस कटा है सैलरी इनकम पे, वो आपका जो एम्प्लॉयर फॉर्म 24Q फाइल किया होगा उससे ये डाटा आ जाएगा। तो ये सारे डेटा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ दो बैंक यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं प्री वैलिडेटेड कर लिया हूँ। तो अगर आप प्री वैलिडेटेड कर लेते हैं तो इजी होता है। अब पूछता है, अब मैं यहाँ पे ना आपको बताता हूँ कि ये पूछता है कि आपको रिफंड अगर बनता है, देखिए पेंशन इनकम है और टीडीएस आपका कट गया है और इनकम आपका टैक्स लायबिलिटी के अंदर कवर नहीं करता है, तो आपको रिफंड बनेगा। रिफंड बनता है तो उस रिफंड को किस अकाउंट में लीजिएगा ये हमें सेलेक्ट करना है। तो जो प्री वैलिडेटेड अकाउंट है उसी को सिलेक्ट करिएगा, मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ सिलेक्ट नहीं करते हो ना तो लास्ट में भी आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप करना कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आप एग्री कर देना और हम बढ़ गए कंटिन्यू, फिर करके पोर्टल अब आगे जा रहा है। अब ये आपके सामने आ गया इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का फॉर्म, जिसको हम कहते हैं आईटीआर 1 असेसमेंट ईयर 2021 सहज आईटीआर 1। ठीक है, एक चीज आप अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो ये 45 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलता है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा 45 मिनट का टाइम मिलता है। जब भी यहाँ कुछ काम करना ना तो आप इसको सेव ड्राफ्ट जरूर कर देना इस तरह से। अगर आप सेव नहीं करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ से आउट हो जाओ। ठीक है, और वो आउट हो जाओगे तो सही नहीं रहेगा, फिर से आपको फाइल करना पड़ेगा, सारी डेटा फिल करनी पड़ेंगे फिर से। और बीच बीच में ना आपको इंडिकेशन देगा, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज जो है इस पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या करना है। जैसे अगर बैक पेज पे आना है तो यहाँ पे ये बटन एक्टिव हो जाएगा, ये नेक्स्ट का और ये बैक का। यहाँ से बैक मत होना, अदरवाइज आपको आउट कर देगा, लॉग आउट कर देगा। ठीक है, जितने भी अमाउंट आप फिल करिएगा वो सारा का सारा इंडियन रुपीज में करिएगा। डेट जितना करिएगा वो DDMM YY के फॉर्मेट में। जैसे आज 20 जून है तो 20 तारीख का तो 20, और जून का छठा महीना तो 06202020 इस तरह से करना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है, सेव करते जाइएगा। ऐड डिलीट करने का सारा ऑप्शन है। आधार नंबर आपको देना है, अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो आधार एनरोलमेंट आईडी जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पेज आया, ये पेज आप देखिए, यहाँ पे आपका पार्ट है जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके बारे में सारी डिटेल इस पे होते हैं। आपका पैन नंबर, आपका पूरा नाम, आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर। याद रखिएगा अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना हो ना तो इसको यहाँ कर सकते हो, लेकिन नाम पर को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पैन कार्ड के डेटाबेस से लिया जाता है और पिछला रिटर्न जो आप भरे उससे भी लिया जाता है। तो जो आपका जिस तरह से यहाँ पे है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंडेटरी है ना, जैसे यहाँ गौतम, तो इस पे चेंज नहीं होगा, इसको मैं कुछ भी करूंगा नहीं होगा। जहां पे ये रेड स्टार लगा हुआ है उसको, ये जो है ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं।
अब यहाँ राम में कोई चेंज करना है कर सकते हैं, प्रकाश में चेंज हो जाएगा, लेकिन पैन नंबर चेंज नहीं होगा। आधार नंबर आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है एडिटेबल है। जो एडिटेबल नहीं है उस पे आपका कर्सर काम नहीं करेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये डाटा आपका पूरा रहेगा जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम। अब आपके पास आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इम्पोर्टेंट चीज R1 सॉरी ITR1 का भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, इसका भी मैं लिंक दे देता हूं। लेकिन जो ITR1 है एज इट इज पेंशनर के लिए भी यही चीज है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। लेकिन सभी लोगों का, कई लोगों का मेरे पास कॉल्स आए, कई लोगों का रिक्वेस्ट आया, तो मुझे ये लगा कि उन लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए जो पेंशनर हैं, अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो स्पेशल मैं बनाऊं, 1 घंटा मेरा टाइम जाएगा, बट स्पेशल और उनकी ब्लेस मुझे मिलेगी, उनके आशीर्वाद मिलेगी, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे जब आप करते हो तो यहाँ पे आपको ना सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका नेचर ऑफ जो जॉब थी, नौकरी थी आपकी, वो क्या नेचर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थे, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थे, या PSU थे, या पेंशनर थे। तो आपको यहाँ पे ना पेंशनर करना पड़ेगा सिलेक्ट, ठीक है। और जो ITR1 फाइल कर रहे हो, जो नौकरी वाले हो, वो अदर्स में चले जाना अगर प्राइवेट नौकरी करते हो। और फैमिली पेंशन वाले अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो वो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो पेंशनर का करूंगा। क्लियर? मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप भी मेरे साथ कर लिए होंगे, ठीक है। एक बार मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूं ताकि डेटा अपना सेव रहे। अब आपके पास ये नया रिटर्न में 3 नया ऑप्शन आया है। अगर ये तीनों ऑप्शन आप किए हो, ये 3 चीज, ये 3 सिचुएशन, ये 3 काम आपने किया है और आप एलिजिबल नहीं भी है ना ITR फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे नहीं पार करते हो, तब भी आपको, अगर ये 3 कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। देखिए ये आ गया ना इंस्ट्रक्शन कि आप ड्राफ्ट करते जाइए, तो ये सेव ड्राफ्ट जरूर करना है। अब आपके पास यहाँ 2 चीज आता है कि ये आप खुद फाइल कर रहे हैं या आपका इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, या आपके पास कोई रिस्पॉन्स नोटिस का आया है, कोई नोटिस आया है, उसके थ्रू उस सेक्शन में कर रहे हैं, या आप फाइल अंडर सेक्शन, किस अंडर सेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, फाइल अस U/S मतलब अंडर सेक्शन। तो आप खुद फाइल कर रहे हैं, और आप किस फाइल के अंदर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सेक्शन 139(1). अभी ये आ रहा, आ तो ऑप्शन सारे रहे, लेकिन आपको यही करना है क्योंकि अभी ड्यू डेट है। तो आप फाइल अंडर सेक्शन ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? आपको कहीं टेंशन नहीं लेना, आप खुद फाइल कर रहे हैं, आपको खुद फाइल करना है, इसीलिए मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ताकि आप क्लियर होके खुद से फाइल करें। तो ये जो फाइल अंडर सेक्शन करके है, उसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना। अब ये 3 चीज जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा कि शायद पेंशन वाले लोग ये के साथ ये चीज होगा ही नहीं। पहली बात कि आपके पास कोई करेंट अकाउंट है जिसमें आपने 1 करोड़ रुपया से ज्यादा या 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट किया हो, ठीक है। अगर ऐसा किया तो बिजनेसमैन के पास होता है करेंट अकाउंट। जो लोग पेंशनर हैं उनके पास तो करेंट अकाउंट होना ही नहीं है, और 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस संभव नहीं है पेंशन में आना। दूसरी बात, अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया है 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख का, ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। पेंशन में भी बहुत लोग हैं जो अक्सर बाहर जाते रहते हैं घूमने के लिए, या बेटा किसी का सिंगापुर, दुबई, सऊदी वगैरह में जॉब कर रहा है तो उससे मिलने चले गए, तो ऐसा चांसेस बन सकता है। या आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का आपने प्रीवियस ईयर में 1 साल में किया है जमा, तो आपको ये रिटर्न भरना जरूरी है। नहीं किया तो इसको सिलेक्ट ही छोड़ दीजिए, या यहाँ पे आप नो कर दीजिए, ये सब आपने नहीं किया। अगर जब यस आप करेंगे तो ये सारे बटन एक्टिव हो जाएंगे, अभी बटन एक्टिव नहीं हुआ है,
इसको यस करेंगे तो बटन सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या ये सब किए हैं, तो आपको यस नो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ मत करिएगा, इसको सेव ड्राफ्ट करिए। और यहाँ पे एक चीज, हाँ यहाँ पे एक चीज, इसको मैं अभी नहीं कुछ बोलूंगा, ये जो मिस्टेक आया ना इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। क्यों बाद में बताऊंगा कि जब ये पूरा शीट आप फाइल कर लिए और कोई गलती आपसे छूट जाती है ना, तो ये आगे बढ़ने आपको नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। सेव ड्राफ्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला पेज पे यहाँ आते हैं और इस पे हम काम करते हैं। और जब आप किसी भी रिटर्न को लास्ट में जाकर के, जब सबसे लास्ट आएगा ना प्रीव्यू एंड सबमिट, तो ये जितने गलतियां आप किए हो ना वो सबमिट होने नहीं देगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे। आप देखना आगे क्या क्या होता है। अभी तो आप नॉर्मल देख बता रहा हूं मैं, अभी तो आप आगे पीछे हो लो जितना होना है। अब आपका आना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। इंपॉर्टेंट पेज यही है आईटीआर का, इसी में कंप्यूटेशन है, इसी से टैक्स की लायबिलिटी निकाली जाती है। आप पे क्या जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी यहीं पे बात होती है। सबसे पहली बात आपका इनकम पेंशन से है। अब आप अपना फॉर्म 16 ले लो। जब आप फॉर्म 16 ले लिए, उसमें सारा लिखा है कि आपका कितना सैलरी दिया गया और कितना टीडीएस कटा। बाय द वे, आपको टीडीएस नहीं कटा तो फॉर्म 16 आपके ऑफिस, आपके एम्प्लॉयर नहीं देंगे। तो पेंशन आपके जिस खाते में आता है ना, वो खाता का पासबुक लेना या स्टेटमेंट लेना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक में जितना भी पैसा आया है ना पेंशन का, 12 महीने में 12 बार पेंशन आया होगा, वो सबका टोटल करके इस वाले कॉलम में भर देना। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होगा, आपको यहाँ भरना है। मान लेता हूं मैं 3 लाख रुपया, ठीक है, 3 लाख आपका क्लियर। अब देखिए सब जगह ऑटोमेटिक चला गया। और अब एक सवाल होगा ये 50,000 कहाँ से आया, ये मैं आगे जब इस पॉइंट पे आऊंगा तब बताऊंगा। और कुछ मत करना, ठीक है ना। अब आगे आना, आगे आने के बाद पेंशन वाले इनकम में आपको कोई ऐसा चीज नहीं मिलता है जिसे आप सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) से रिलेटेड हो। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो यहाँ पे दिखा देना, ठीक है ना। और अगर नहीं मिलता है, ये सारी चीज आप पढ़ लेना, वो आप यहाँ दिखा सकते हो। मोटा मोटी ज्यादातर नहीं मिलता है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ नहीं ही मिलना, ठीक है। अलाउंस अगर कोई आपका मिल रहा है उसमें, तो वो अलाउंसेस यहाँ पे दिखा देना। अब देखो नेट सैलरी आपकी 3 लाख रुपए आया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए तक का, वो आपको दिया सरकार। और ये 50,000 ना इसमें आपका लेस हो जाएगा 3 लाख में। तो एक्चुअल जो इनकम सैलरी पे आया आपका, जिस पे टैक्स चार्ज होगा, वो है 2,50,000 क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। निश्चित ही आपको कुछ हाउस प्रॉपर्टी होंगे, उस हाउस प्रॉपर्टी में आप रहते भी होंगे या उसे लेट आउट कर दिए होंगे। अगर एक घर है और आपने लेट आउट कर रखा है या खुद रहते भी हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सेल्फ एक्यूपाइड है या लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट। अगर आप सेल्फ एक्यूपाइड हो या लेट आउट कर रखे हो मकान को, दोनों केस में अगर आपने लोन ले रखा है ना घर का, तो उसका आप यहाँ पे डिटेल जरूर देना। और लेट आउट में तो जितना रेंट आता है वो रेंट यहाँ पे दे दोगे, रेंट कितना रिसीव किए हो,
और ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन कर देगा। यहाँ पे 30% एनुअल वैल्यू को आपको छूट भी मिल जाएगी। और जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो यहाँ पे दिखा देना, जितना भी पे किए हो वो आप दिखा देना, चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड घर हो या लेट आउट हो। लेट आउट जब अगर रहेगा तो आपको रेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इस कॉलम में, और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, अपने खुद रह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। और लोन अगर है तो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे जितना जमा किए हो वो यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, अब ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो चार्जेबल होगा, जितना पे टैक्स लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब अगला जो पॉइंट है आपका वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी पर्सन थे, रिटायर कर गए, घर बैठ के पेंशन मिल रहे हैं। अब आपको पेंशन मिलते हैं तो या तो नौकरी के टाइम भी आप कुछ एफडी करके रखे हो बैंक में, या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, या आप आरडी चला रहे हो, कुछ सेविंग्स आपका है, उस सब पे ना आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, वहां पे जो आपको इंटरेस्ट आता है उसको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ मैं टिक कर दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट मैं सिलेक्ट किया है। सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 5,000 रुपया आया। ठीक है, पूरे साल। अब आप अपना रजिस्टर कैसे देखो, देखो यहाँ पे ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ खुद होगा, यहाँ नहीं फिल करना, आपको फिल यहाँ करना है, ये घटता बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना। अब सेविंग अकाउंट से 5,000 रुपया आ गया आपको, आप यहाँ दिखा दीजिए। दूसरा हम करते हैं, आप जो बैंक स्टेटमेंट देखोगे ना तो वहां पे देखना क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है आपके बैंक में, तो वो देखना हर एक 31 तारीख को या 30 तारीख को, क्वार्टर एंडिंग पे, क्वार्टर एंड के मंथ पे, जैसे अप्रैल में, जून के 30 जून में आपके पास आया होगा, या आपके पास दिसंबर में आया होगा, या मार्च में आएगा, 31 मार्च को रिफ्लेक्ट किया होगा, तो वो सारे को आपको यहाँ पे जोड़ के लिख लेना है, सारा इंटरेस्ट एक साथ। एक बार मैं ना इसे ड्राफ्ट को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आपको सारे डेटा को यहाँ पे जितने इंटरेस्ट आए हैं उस सब को यहाँ पे जोड़ के लिख देना। अब दूसरा हम देखते हैं कि आप अगर कोई पोस्ट ऑफिस में जमा कर रखे हो इंटरेस्ट, उस पे जो आया वो ले लो, या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये देखो इनकम टैक्स रिफंड वाला पे जो इंटरेस्ट है, पिछले साल का आपने रिफंड लिया उस पे जो इंटरेस्ट आया वो यहाँ पे देना है। ठीक है, तो मान लो मैं इस डिपॉजिट पे ले लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस वाले पे, यहाँ मैंने 50,000 रुपया और कर दिया, मान लेते हैं हम एक अमाउंट ताकि थोड़ा हैवी हो जाए। अब 3,05,000 रुपए आपके पास टोटल इनकम आ गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक पॉइंट मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट लाइन जो है, जो नेक्स्ट पैरा है, वो भी पार्ट सी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू कोविड-19। जब कोविड-19 का इफेक्ट इंडिया में पड़ा तो मार्च के लास्ट वीक से भारत को लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे सारे बैंक्स वगैरह बंद हो गए। बैंक आप जा नहीं सकते थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, इस केस में सरकार ने एक रूल निकाला कि जिन जिन लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2020 तक करना था, वो अपना इन्वेस्टमेंट, चाहे पीपीएफ है, चाहे एलआईसी का पैसा है, जो प्रीमियम जमा करना है, वो सारे इंस्टॉलमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 के अंदर कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। क्लियर? अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जब यहाँ डाटा दोगे ना तब ये एक्टिव हो जाएगा। और इस लाइन में भी आपको कुछ नहीं करना, ये सारे ब्लॉक किए हुए हैं, आपको भरना है यहाँ पे। अब सेक्शन 80C की बात अगर हम करें, अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने जमा किया, ठीक है,
पीएफ का कंट्रीब्यूशन आपका था प्रोविडेंट फंड का, तो उन सारा अमाउंट का एटीसी का जो लिमिट है 1,50,000 है, तो मैं यहाँ पे 1,50,000 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए सिस्टम भी कैलकुलेट 150 करेगा और यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि सरकार ने जो ऑर्डर पास किया था कि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 20 के बीच क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कोई इन्वेस्टमेंट इस साल में किया है, 1 अप्रैल 20 से 30 जून के बीच। अगर आप इसको यस करोगे तो इसका फिर अलग रूल है, और नो कर दिए तो कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में ना एक और सवाल आ रहा होगा यहाँ पे कि सर क्या मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपया जमा कर दिया, एक लिमिट जो है सेक्शन 80C का मैंने यहाँ कवर कर लिया, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी कि 1,50,000 रुपए में 30,000 रुपये जो है वो पीपीएफ का मैंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 का फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच किया है। बहुत ही बारीक सवाल है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जवाब मैं भी आगे दूंगा। अब इस सब में अगर आपने कोई पेंशन फंड में अगर आपने जमा कर रखे हो ना तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना। इस चीज का आप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको अब लेके चलता हूं इस सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन 80C के लिए एक शेड्यूल आया है, शेड्यूल DI, जो कि पहले नहीं होता था इनकम टैक्स में, ठीक है, इस बार आया है नया। यहाँ पे इन्होंने 2 शेड्यूल दिया, 2 टेबल दे दिया इस शेड्यूल में, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने वहां देखो 1,50,000 डाला तो ये 1,50,000 ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गया ना, आपने कुछ नहीं किया। अब इस 1,50,000 में फाइनेंशियल ईयर 19-20 का 30,000 रुपया जो है 30,000 वो आपका पीपीएफ अकाउंट में जो आपने जमा किया या एलआईसी का जो प्रीमियम जमा किया वो आपने किया 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 के बीच, इस डेट के बीच किया 30,000 रुपया। 1,50,000 था, 30,000 यहाँ गए। इसका मतलब 30,000 तो आपने किया फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 के बीच, और 1,20,000 रुपया आपका ऑटोमेटिक माना जाएगा कि आपने 1 अप्रैल 2019 से जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले या नेट बैंकिंग के थ्रू आपने 31 मार्च तक कर दिया होगा। लॉकडाउन में नेट बैंकिंग नहीं बंद हुआ, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आप देखो ये टोटल हो गया। अब हम फिर से चलते हैं, एक बार सेव डेटा कर लेते हैं, और अब हम आते हैं फिर से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पे भर देने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट टेबल आता है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में आपको यहाँ पे, अब देखिए मैं कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा है यार टाइप, ये हो ही नहीं रहा है। इसके वाला तो मैं पहले कह दिया, लेकिन अब ये भी नहीं होगा। अब क्या करें सर? आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए ना आप पिछली बार जो रिटर्न फाइल किए थे ना यहीं पे दिखाए थे, इस बार नहीं होगा ये। इस बार 80D जो मेडिकल का जो इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम होता है, उसके लिए इन्होंने अलग एक कॉलम दे दिया। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर पे आप आ जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ से ही देखेंगे तो ऊपर एक है शेड्यूल 80D का। ये शेड्यूल 80D आपको फिल करना है, और ये जब आप फिल करोगे ना सर तो यहाँ वाला पेज ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो हम चलते हैं सेक्शन 80D के शेड्यूल। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछेगा कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। अब जब पेंशन वाले लोग आप हैं तो मे बी आप सीनियर सिटीजन हो सकते हैं,
आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेकिन याद रखना कि आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करोगे, उनको इंक्लूड नहीं करोगे, उनको एक्सक्लूड कर देना। रिटायर्ड होते हैं बहुत आर्मी वाले, फोर्स वाले 40-45 की एज में रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सीनियर सिटीजन हो गए, बूढ़े हो गए, नहीं, दे आर यंग यार टू, बिकॉज वो लोग देश की सेवा करते हैं, देश के लिए। जब हम सोते हैं वो मतलब गर्मी में ठंडी में जगे रहते हैं, तो वहां पे आपको देखना है, लेकिन आपके पापा का जो है ना वो यहाँ पे नहीं देना है। अगर आप वेदर आप या आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है तो यहाँ यस कर लेना, नहीं है तो नो कर लेना। और अगर आप चाहते हो तो मेडिक्लेम का क्लेम नहीं करना, मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है तो आप यहाँ पे नॉट क्लेमिंग कर देना। तो अगर मान लो मैं एक बार पहले आपको यस करके दिखा, जो आप यस करोगे या नो करोगे तो क्या होता है। अगर आपने किया यस तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है आपने हेल्थ इंश्योरेंस कितना का करवाया, मान लीजिए मैं 12,000 रुपए का करवाया, ठीक, ये ऑटोमेटिक आ गया कि आप सीनियर सिटीजन में हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कि 5,000 तक होता है, अगर आपने ये किया है तो यहाँ मैं दे देता हूँ 4,000, ये देखिए ये 16,000 हो गया। यानी अगर आपने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन हूं तो ये वाला पैरा एक्टिव हो गया, और अगर मैं अब देखिए नो करता हूं तो ये पैरा ब्लॉक हो गया और ये पैरा स्टार्ट हो गया। यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस आप दे दीजिए 15,000 रुपए का, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मान लीजिए 2,000 का, तो ये देखिए ऑटोमेटिक 17,000 यहाँ हो गया नो करने पे। मैं इसे रहने देता हूं। अब नेक्स्ट आता है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। अभी सारा जो रोज है टेबल सेल्स इट्स ब्लॉक। अब यहाँ पे जब आप एक्शन लोगे ना यस या नो, तो उस अनुसार यहाँ पे खुलेगा। मैं क्या करता हूँ यस करता हूँ, एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, मैंने यस किया। अगर आपके पापा या मम्मी कोई सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे उनके इंश्योरेंस का डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने 12,000 रुपए डाल दिया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कुछ किया है, मान लीजिए यहाँ पे 3,000 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 12 3 15, 15 और 17 टोटल 32,000 रुपये। अब अगर उसी तरह यहाँ पे मैं अगर नो कर दूं तो ये सारा ब्लॉक ये ऊपर वाला एक्टिव हो गया। यहाँ पे आप कर दीजिए 12,000 रुपये मान लीजिए, और यहाँ पे 3,000 रुपये मान लीजिए। अब देखिए आपका फिर 32, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये 5,000 तक ले सकते हैं तो 4,000। अब अमाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ क्लेम फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंड प्रेजेंट कैन नॉट एक्सीड 5,000, 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये लॉ कहता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए से आपको ज्यादा नहीं करना है। तो मैं अगर दिखते हैं 6,000 आपका लग गया तो क्या 6,000 लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि 5,000 ही कहता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्या 5,000 लेगा, देखिए सर 5,000 ले लिया ना, आराम से ले लिया। अब इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और ये देखिएगा 32,000 जो यहाँ आ रहा है इसका इफेक्ट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्सेस पे। अब ये देखिए ऑटोमेटिक आपका 32,000 रुपया यहाँ पे आ गया ना, और इस तरह, ठीक। अब जो ये नेक्स्ट है ना ये थोड़ा सा टफ है, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि ये चीज ज्यादा लोगों को लेने की जरूरत नहीं है और ना हो, ये सब स्पेशल डिजीज के लिए है। अब एटीडीडी है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट व्हिच अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उन लोगों के लिए ये सेक्शन है, अगर डिसेबल कोई पर्सन है आपका तो उनको आपको सिलेक्ट करना है। आपको अगर कोई है तो डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपेंड पर्सन विद सेवर डिसेबिलिटी, किस तरह का डिसेबिलिटी है उसके अनुसार यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको मैक्सिमम 75,000 रुपए तक का छूट मिलेगा,
और अगर डिपेंडेंट पर्सन विद सेवरेज डिसेबिलिटी है तो इसको मैक्सिमम 1.25 लाख 1,25,000 रुपये मिलेगा। ठीक, सेक्शन 80 DDB में भी उसी तरह से है, आपको सिलेक्ट करना है। 40,000 तक है सेल्फ या कोई डिपेंडेंट, अगर खुद आप हैं या आपका कोई डिपेंडेंट अगर है तो उसको 40,000 तक मिलेगा, और अगर खुद या आपका डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो उनको 1 लाख रुपए तक मिलेगा छूट, डिडक्शन। अब सेक्शन 80 DDB जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही सीरियस बीमारी है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं ना उनके लिए है। तो मैं भगवान से कहूंगा जैसी बीमारी किसी को ना हो, जो आप यहाँ पे डिडक्शन लें। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अगर कोई एजुकेशन लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो आप यहाँ फाइल करिएगा, ये ऑटोमेटिक फिल होता चला जाएगा। ठीक है, और ये सेक्शन ना कुछ स्पेशल मिला था, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो मैं ऊपर बताया था ना आपको सेल्फ ऑक्युपाइड घर के बारे में, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इस वाले में यहीं पे आपको जो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड केवल यहाँ पे इंटरेस्ट दे देना, यहाँ पे देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिडक्शन इस पर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है तो उसके लिए भी दिया गया था कुछ डिडक्शन, तो वो सब यहाँ पे भरने का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन 80G, इसके लिए भी अलग से शेड्यूल दिया गया, हम एक बार देख लेते हैं। या तो आप यहाँ क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हैं, या सबसे ऊपर यहाँ शेड्यूल 80G कर सकते हैं। बेटर होगा आप वहीं से करिए, कर्सर ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ से आते हैं। सेक्शन 80G में कुछ जो सेक्शंस हैं, कुछ जो डिडक्शंस हैं उसमें 100% डिडक्शन है और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है। जैसे आप अगर पीएम केयर वगैरह में किए हो ना, तो पीएम केयर 100% डिडक्शन है और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है। तो आप यहाँ पे उसका डिटेल दे देना, नेम ऑफ डोनी, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड और पेन नंबर। अगर पेन नंबर नहीं जानते हो तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से है, ये आप वहां पे टाइप कर दीजिएगा एज अ पेन। उसके बाद आपने अमाउंट ऑफ डोनेशन में आपने कितना कैश में डोनेशन दिया और कितना अदर मोड में दिया, यानी चेक में और टीजीएस में, एनईएफटी में, टोटल डोनेशन और एलिजिबल, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से भर लेना है, अगर आपने पीएम केयर वगैरह में दिया है तो यहाँ पे भर लेना। दूसरा डोनेशन है जो 50% डिडक्शन है विद क्वालिफाइंग लिमिट, तो उसको भी आप यहाँ पे इसी तरह से भरते चले जाना कॉलम को। और तीसरा है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, 100% डिडक्शन है लेकिन क्वालिफाइंग अमाउंट का लिमिट है, वो आप यहाँ फाइल करोगे ना, जब ये सारे कॉलम्स को फिल करोगे ना तो यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन ऑटोमेटिक आ जाना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशंस एंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो ये आप खुद से भर लोगे। ज्यादातर लोग ना ही करते हैं, पीएम केयर में इस बार हो सकता है कोरोना के कारण आप दिए हो, तो ये सेक्शन 80G का जो पहला है ये ए नंबर कॉलम, इसमें फिल कर देना। अब हम फिर चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 80G फिल करने के बाद अगर 80GG रेंट पेड कुछ ऐसा है तो उसको दिखा देना है, यहाँ पे दे देना। आप यहाँ पे दोगे कि आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये उस केस में होता है जिसमें सैलरी वाले में आपको एचआरए नहीं दिया जाता है, उस केस में। अब सेक्शन 80GG ये जो है, अगर आपको रूरल डेवलपमेंट या साइंटिफिक रिसर्च का दिए हो तो यहाँ से क्लिक करिए तो उस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे किस चीज में आपने दिया है, और वो सेलेक्ट करके डोनी का नेम, एड्रेस, पिन नंबर, पेन नंबर, ये सारा चीज आपको फिल कर देना है। और कैश में कितना दिए, अदर मोड कितना दिए, अगर सारा कैश में दिए तो सारा कैश में दे दीजिए, अगर कैश में 0 दिए, अदर मोड में दिए तो यहाँ पुट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। डाटा हम एक बार सेव करते हैं और फिर हम आगे कंप्यूटेशन वाली सीट। अब यहाँ पे ये सारे देने के बाद सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको यहाँ पे
कितना आता है इंटरेस्ट का। तो 80 TTA में 10,000 से ऊपर है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 7,000 लिया, तो क्वालिफाइंग अमाउंट 5,000 किया है। क्यों? क्योंकि आपने इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऊपर देखिए, आपने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए यहाँ 12,000 कर दीजिए तो क्या लेगा? 5 ही लेगा, क्योंकि 10 से ऊपर नहीं होना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ कुछ नहीं देता हूँ। टीटीबी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो जब आप सेलेक्ट करोगे ना कि आप सीनियर सिटीजन हो, तभी होगा। एज से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मेरे केस में सीनियर सिटीजन हम नहीं हैं, तो ये यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, अब आप इस रिटर्न को फाइल कर लीजिए। इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो आपको सिलेक्ट करना है कि सेल्फ या आप कोई और है तो उसके लिए आपका डिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर आप विद डिसेबिलिटी हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। इसका भी एक लिमिट है। मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ तो सेल्फ पे मिनिमम मैक्सिमम 75,000 का था, और सेवरेज डिसेबिलिटी में मिनिमम मैक्सिमम 1,25,000 तक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। इस केस में नहीं लेके मैं मान के चलता हूँ। अब आप देखें तो टोटल डिडक्शन 1,82,000, 1,82,000 आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब टोटल इनकम में ये डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका टोटल इनकम 1,23,000 आ रहा है, क्योंकि आपका टोटल इनकम जो आया था वो आया था 3,05,000, और जब 3,05,000 आया तो आपको यहाँ पे 1,23,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है ये सारी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कुछ और तो वो अभी हम और आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, मैं पूरा पहले एक बार देख लेता हूँ, फिर कुछ आपको फिगर चेंज करके दिखाऊंगा। अब लोगों का कहना होता है कि सर ये एग्जेम्प्ट इनकम क्या है। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो यहाँ ना ये सिलेक्ट कर लो, एग्रीकल्चर इनकम मैंने दे दिया अगर, तो वहां पे आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अमाउंट कितना। मान लो मैं 2,000 रुपये, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं। और कोई इनकम है आपके पास, वो सारा यहाँ पे दे देना। एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल होते बाय वे ऑफ कंपनसेशन। अगर कोई है डिजास्टर कंपनसेशन, जैसे अभी गांव में मिल रहा है ना 5-6 हजार, जैसे बिहार सरकार वगैरह दे रहा है, बाढ़ राहत कोष, इस तरह का डिजास्टर का कोई मिला है, जैसे अभी कोरोना काल में मिला है, वो चीज यहाँ रिपोर्ट कर दो। किसी का जो पेंशन वाले हैं ना, वो बहुत लोग LIC जमा किए थे ना, और आप रिटायर्ड हुए और आपका ना वो LIC का मेच्योरिटी हो गई है, मेच्योरिटी पूरी हो गया, मेच्योरिटी अमाउंट जो मिला उसको आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखा देना है। मान लीजिए मैं ये कर लेता हूँ, या प्रोविडेंट फंड स्टेचुरी PF आपने पाया, RPF पाया, इन सारे ये अनाउंस आप चेक कर लेना है हमें, और उसको आप सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैं LIC पॉलिसी का ले लूं और यहाँ पे फिल कर दीजिए, मान लेते हैं हम 10,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 ये इनकम आपका आ गया। तो ये इनकम आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब ये एक चीज और याद रखना, कभी भी डिडक्शन आपका है 1,82,000 और इनकम आपका है कितना, 3,05,000, टोटल इनकम से ज्यादा डिडक्शन कभी नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। अब देखो, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट नहीं बना। ठीक है, ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है, इसका तो आप छोड़ ही दो। यहाँ आपके पास टोटल इनकम ही 1,23,000 आया, तो 1,23,000 पे क्या टैक्स बनेगा, कुछ नहीं बना। अब मैं एक बार ना दोबारा आपको दिखाता हूँ अमाउंट चेंज कर। मैंने क्या किया, इसको कर दिया 5 लाख रुपए।
5 लाख करने के बाद अब आपका इनकम बन गया 5,05,000। फिर आपने ये डिडक्शन वगैरह लिया तो लास्ट में आपका इनकम आ रहा है 3,23,000 रुपया। और 3,23,000 पे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आपको आ गया 3,650 और रिबेट मिलेगा उस पे टोटल 3,650। मैं अब यहाँ समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा क्या समझाता हूँ। कि अगर ये 5 लाख से ज्यादा हो जाता है ना ये टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन, तो 5 लाख तक तब तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जितना टैक्स बनेगा उतना रिबेट मिल जाएगा। और अगर 5,10,00,000 भी हो गया तो टोटल पे टैक्स लग जाएगा, टोटल पे। ये ध्यान रखना, अभी इस केस में 3,650 रुपये टैक्स लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसे माफ कर रही है। ठीक है, अब एक एक चीज अगर देखो तो सारा इनकम उसी तरह है, 1,50,000। इंटरेस्ट का आपने यहाँ पे कितना लिया था, इंटरेस्ट का आपने लिया एक जगह 5,000 और एक जगह 50,000, तो इंटरेस्ट सेविंग पे 5,000 लिया। अब इसी को आपको 80 सेक्शन आप यहाँ 80 टीटीए में आपने 5,000 लिया था, तो उस 5,000 को भी यहाँ दिखा दो, वो भी डिडक्शन अगर आप ले लो तो आपका और इनकम कम हो रहा है। मैं यहाँ वो छोड़ दिया था उस समय, गलती ये थी, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ 10,000 से ज्यादा नहीं कर, जैसे उस समय मैं 7,000 कर रहा था तब भी आपको यहाँ 5,000 आ रहा था, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ 7,000 कर दूं लेकिन इनकम तो एक्चुअल में 5,000 ही मिला था ना, तो यहाँ पे आपको जब मिला 5,000 तो डिडक्शन 7 कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं यहाँ 15,000 कर दूं तो मुझे यहाँ 10,000 ही मिलेगा, और अगर मैं यहाँ 5,000 कर दिया तो 5,000, 8,000 कर दूंगा तो 8,000, लेकिन कहाँ, यहाँ से नहीं। ये तो डिडक्शन का कॉलम है, इनकम के कॉलम में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 15,000 कर दिया, तो अब 15,000 कर दिया और यहाँ भी आप 15,000 डिडक्शन कर दोगे तो आपको 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं 8,000 रुपये कर दूं, 8,000, और यहाँ भी मैं डिडक्शन कर दूं यहाँ पे 8,000 का, ये 8,000 का, तो यहाँ पे मुझे 8,000 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब एटीटीटीबी में इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, है ना। अब आप ना एक चीज देखो बहुत ध्यान से कि आपका इंटरेस्ट कितना, टैक्स कितना बना, 3,400 रुपये, जब हमने ये 8,000 यहाँ डिडक्शन ले लिया तो। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत कम आया। इस इनकम को मैं 5,20,000 रुपये कर देता हूं। अब देखिए क्या होता है। अब आप देख रहे हैं 3,401 रुपया टैक्स बन गया। इसी इनकम को मैं 7 लाख रुपया कर देता हूं, पेंशन आपको 7 लाख आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स कितना बन गया, 16,000 रुपये। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 5,18,000 रुपया हो गया। देखिए 5 लाख तक अगर ये रहेगा ना टोटल इनकम तो आपको ये माफ हो जाएगा। 5 लाख से 18,000 हुआ कि यहाँ पे देखिए टैक्स बन गया, पूरे पे टैक्स लगता है। मैं यहाँ के खेले तो 5,18 है ना, यहाँ मैं क्या करता हूँ और थोड़ा सा कम करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ मान लीजिए 6,50,000 रुपया इनकम दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ देखिए टोटल इनकम कितना आएगा, 6,58,000, और इसमें आपको 1,90,000 डिडक्शन मिल गया, 4,68,000 बचा। 4,68,000 पे टैक्स बनता है 10,900, रिबेट मिल गया आपको, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन ये 5 लाख से ज्यादा होगा तब यहाँ पे टोटल पे टैक्स लगेगा। अभी ये 12,500 तक टैक्स अमाउंट और 5 लाख रुपए तक ये टोटल इनकम आपका अगर रहता है, जब 5 लाख तक रहेगा ना तो यहाँ पे 12,500 होता है उसका टैक्स, तो इतना अमाउंट आपका माफ रहेगा। अब 4,68 है, मैं इसको और थोड़ा सा ले चलता हूँ, 6,50,000 को मैं 6,85,000 करता हूँ। अब हम देखते हैं क्या होता है।
अब 6,685 हमने किया तो 5,03,000 हुआ। अब देखिए आपके ऊपर लग गया ना 13,624 का टैक्स। 5,03,000 होते ही मैं इसको और थोड़ा सा कम 5 लाख पे ले जाके करता हूँ। मैंने यहाँ कर दिया 5,80,000। देखते हैं अब क्या होता है आपका इनकम 12,400 रुपया। देखिए अभी तक हम बचे हैं क्योंकि 4,98,000, 2,000 यहाँ पे कम इनकम है, बचे हुए हैं। चलिए थोड़ा सा और हम इनकम को बढ़ाते हैं, हम यहाँ कर देते हैं 6,85,000। अब क्या होता है, कितना बनता है इनकम टोटल? आपका टोटल इनकम 5,03,000 बचा, जिसपे 13,000 का टैक्स बन गया आपका। हम इसको करते हैं 5,83,000, 6,83,000 डिडक्शन देने के बाद आपका यहाँ पे बन रहा है टोटल इनकम 5,01,000 रुपया। तो फिर भी आपको लग जाएगा पूरे पे टैक्स। देख रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पे सारा गेम होता है। 2,000 लोग सोचते थे कि कुछ भी कर दो 5 लाख तक में इनकम माफ है, नहीं, अगर 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा हो गया तो भी। देखिए 6,82,000 मैंने किया, टोटल डिडक्शन देने के बाद आपके पास बचा 5 लाख रुपया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 लाख रुपये पे आपका इनकम टैक्स बनता है 12,500 रुपया। तो यहां तक तो आपका माफ है। अगर 5 लाख रुपया आ गया और 1,90,000 यानी 1,50,000 अस्सी और मेडिक्लेम वगैरह लगा के और इंटरेस्ट का डिडक्शन लगा के 5 लाख बना, तो आपको 12,500 रुपया बना इनकम टैक्स। और वो सारा का सारा आपको रिबेट मिल गया, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसको मैं, अगर आपका इनकम 6,82,000 1 रुपया हो जाता है तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक तो 12,500 ही है क्योंकि इनकम 5 लाख ही है। मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा के आपको दिखा रहा हूं। चलिए मैं इसको करता हूं सीधा 10 रुपया कर देता हूं। सेव कर दीजिए, मैंने कर दिया 10। 6,82,000 10 रुपया। और अब यहाँ पे गेम देखिए 5,10,000 रुपया हो गया। आपका इनकम 5 लाख से पार कर गया। 5 लाख से पार करते ही, क्योंकि 10 रुपए तक राउंड का यहाँ पे सिनेरियो है, आपका 12,502 रुपया इनकम टैक्स लग गया, उस पर सरचार्ज वगैरह लग के 13,002 रुपया आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखते हैं, ये आप क्लियर यहाँ पे समझ गए होंगे। जो लोग नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पेंशन वाले नहीं है, सैलरी वाले हैं, वो भी यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसके करने के बाद आप आ जाइए टैक्स डिटेल्स पे। मैं अब चलता हूँ टैक्स डिटेल्स पे। सेव एक बार जरूर कर दीजिए। अब ये यहाँ पे वो डिटेल्स आएंगे, अगर आपका सैलरी था और टीडीएस कटा है आपका एम्प्लॉयर ने, तो फॉर्म 16 जो देगा ना, उसका सारा डिटेल कंपनी का 10 नंबर, जैसे आर्मी वालों का ना जबलपुर से शायद करता है, मेरे पास जबलपुर का फॉर्म 16 आता था, तो उनका जो 10 नंबर है वो यहाँ पे दे देते हैं। उनका नाम ये आ जाएगा ऑटोमेटिक भी, या आप नाम डाल देना। इनकम कितना सैलरी दिखाया वो आ जाएगा, और टोटल कितना टीडीएस कटा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक आएगा, ना आए ना तो इसको रिफ्रेश का बटन यहाँ पे चला देना आप, ठीक है। उसके बाद अदर देन सैलरी की तो आपकी कोई बात ही नहीं बनती है, थोड़ी बहुत अगर हो तो यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। शेड्यूल 3 में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स एज पर फॉर्म 16C अगर यहाँ पे है तो वो फाइल हो जाएगा। टीसीएस का अगर रिटर्न फाइल किया अगर आपके केस में है तो वो यहाँ आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप किए होंगे वो आपके लिए ये है कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स जमा किया, कि जैसे कि अगर आपका लगता है 10,000 से ज्यादा का टैक्स आपका साल में बनता है, तो आप एडवांस टैक्स जमा कर देते हो या पहले कुछ टैक्स जमा करते हो, तो उसका डिटेल चालान पे होता है। बीएसआर कोड, किस डेट को डिपॉजिट आपने किया, उसका चालान सीरियल नंबर और कितना अमाउंट आपने जमा किया, वो सारा चीज आप यहाँ पे दे देना, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे। एक चीज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में मैं और आपको बता दूं कि कई लोग क्या करते हैं, पेंशन, जैसे आर्मी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नौकरी से रिटायर किए, एक पेंशन तो मिल ही रहा है, और फिर वो कहीं प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी गार्ड में लग गए या सिक्योरिटी की जो कंपनियां होती है उसमें लग गए, तो यहाँ भी सैलरी उनकी मिलती है। तो दोनों जगह से जब सैलरी मिले, एक जगह यानी कि एक जगह से सैलरी और दूसरी जगह से पेंशन, तो उस दोनों अमाउंट को जोड़ करके ना यहाँ पे दिखा देना। और जब दूसरी जगह आपको सैलरी मिलने लगती है तो यहाँ पे आपको 10-13 में अगर कोई, जैसे ये सारे सेक्शन में एक 10-13 ये सेक्शन है जो कि हाउस रेंट का मिलता है, मोस्टली लोगों को मिलता है, तो वो यहाँ पे दिखा देना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो लोग दोनों जगह जॉब करते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा हो चुका था, ये पेज। अब हमारा आएगा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपने टीडीएस टोटल कितना क्लेम किया, ठीक है, टैक्स डिटेल से ये पता चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये गलत था, क्यों गलत था कि ये पिछले साल का ले चुका है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। पिछले साल का हमें कोई मतलब नहीं है, इस साल 2020 में जो आएगा 19-20 में, उससे हमको इसको मिला के चलना है। ठीक है, तो इसको हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। आपने टोटल एडवांस टैक्स जो यहाँ पे जमा किया था ना, इस कॉलम में जो जमा किया था वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, टोटल एडवांस टैक्स। सेल्फ असेसमेंट में वही कॉलम है, और टोटल टीडीएस जो आपने क्लेम किया, जो आपका टीडीएस आपका एम्प्लॉयर काटा था वो इस डिटेल में आ जाएगा, और टीसीएस वाला भी यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताया था कि टीडीएस वाला ये वहां आ जाएगा, और टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स टीसीएस वाला ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पे आएगा, वो आपको आ जाएगा इस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद इन सब का टोटल जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका टैक्स पेबल कितना था, 14,040, और टैक्स आपने पहले पे कर दिया, चाहे टीडीएस कट गया या सेल्फ असेसमेंट किया, उस दोनों को यहाँ लेस कर दिया जाएगा। अगर आपका ये वाला कॉलम ज्यादा हो जाता है और ये कम होता है तो यहाँ पे रिफंड बनेगा, और अगर ये ज्यादा होता है अमाउंट पेबल और ये कम होता है, तो इस वाले कॉलम में ये वाला कॉलम लेस हो जाएगा, जो बैलेंस बनेगा वो यहाँ पे आपको पेबल करना पड़ जाएगा। और यहाँ से एक लिंक दिया है कि अगर आपका जैसे 14,040 मेरा यहाँ पे अभी बन रहा है, तो यहाँ पे हम ई पे टैक्स कर सकते हैं। अब उसके बाद डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने जितना भी बैंक अकाउंट यूज किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, चाहे 5 रुपया का ट्रांजैक्शन है, चाहे 2 महीना का ट्रांजैक्शन किया, अकाउंट बंद कर दिया, वो सारा डिटेल यहाँ पे दे देना। अब अगर ये दो बैंक, अगर तीसरा बैंक होगा तो यहाँ ऐड का बटन करेंगे और तीसरा बैंक हम दे देंगे। ठीक है, अभी नहीं जरूरत है तो इसको हमने फिर डिलीट कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन, ये नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको फादर का नाम में कोई गलती है तो उसे ठीक कर लीजिए। और उसके बाद आई फर्दर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माय कैपेसिटी एज, आप खुद भर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव से, तो सेल्फ में कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, सेल्फ कर लीजिए। पेन नंबर ऑटोमेटिक आएगा, प्लेस आप जैसे मैं नोएडा में हूँ तो मैं नोएडा लिख दिया, आप जहां भी हैं, और ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जब ये सारा चीज आप कर लोगे ना, तो एक काम और करना, क्या करना कि रिटर्न को, अगर आपका पैन और आपका आधार और पैन का लिंकिंग किया हुआ है और मोबाइल नंबर आपके पास है आधार वाला, तो हाथ के हाथ इसको ई वेरीफाई कर लेना। अदरवाइज 120 दिन का टाइम मिलता है, 120 डेज का आपको 120 दिन के अंदर वेरीफाई करने का, या 120 दिन के अंदर इसका एक्नोलॉजमेंट ऑफ सेंट्रल सीपीसी पे भेज देना, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर पे। ठीक है, और ये कहाँ है, आपको बेंगलुरु में है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ ये क्लिक करके चलूंगा, लेकिन इससे बड़ी बात पहले 1440 है तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट में हो जाएगा, हमें बाद में नोटिस आएगी।
तो अभी मैं क्या करता हूं, आपको अगर आपका है तो आप पे कर देंगे। मैं इस एग्जाम्पल के लिए अभी क्या करूंगा, इस एग्जाम्पल को मैं कम कर देता हूं ताकि हमें बचे ही नहीं टैक्स, ना टैक्स बचेगा और आपको हमें करने में दिक्कत नहीं होगी रिटर्न फाइल करने में। देखिए 0 0 हो गया। अब हम आते हैं लास्ट पेज। अब ये सारा चीज होने के बाद मैं कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। आज से 120 दिन के अंदर मैं वेरीफाई कर दूंगा। उसके बाद हम करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। अगर सेव ड्राफ्ट एक बार जरूर कर लीजिए। अगर कोई गलती होगी तो हमें अभी ये बताएगा। पहली गलती, सेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द ऑप्शन फॉर यू आर फाइलिंग रिटर्न, मतलब ये आपको सेलेक्ट करना है। इसे हम पढ़ लेते हैं। मैं पहले बार ही बताया था ना कि ये रेड आया था, आपको ध्यान हो, आगे बढ़ने नहीं देता था। तो आपको कोई भी गलती करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको पढ़िए एक बार। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income, to be filed only if a person is not required to furnish a return of income under section 131 but filing return of income due to fulfilling one or more condition mentioned in the 7th proviso to section 139। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि ये है नहीं हमारे काम का। और मैं फिर सेव ड्राफ्ट करता हूँ और सेव ड्राफ्ट करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे मैं फिर से जाता हूँ। पूछता है प्लीज वेरीफाई दैट ऑल डेटा आर वैलिड, क्लिक ओके टू कंटिन्यू सबमिशन ऑफ द फॉर्म, क्लिक कैंसिल टू रिटर्न बैक टू फॉर्म। कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप वेरीफाई कर चुके हो कि सब चीज ठीक है तो ओके करके आगे बढ़ो, या कैंसिल करके कोई ठीक करना है तो आप ठीक करो। मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ और अब ये सबमिट होने के कगार पे है और आपके पास क्या आ गया, प्रीव्यू आ गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में और एक एक लाइन आप यहाँ से आप चाहो, ये देखिए प्रीव्यू को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एक एक लाइन आपको यहाँ पे जितना चीज आपने भरा सब चीज यहाँ चेक कर लो। अगर कोई चीज यहाँ पे मिस्टेक है, कोई भी चीज आपका गलत यहाँ पे है, आपने इनकम कोई गलत डाल दिया, आपने जो अलाउंस है उसे क्लेम नहीं कर पाया, आपने हाउस लोन का इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया, या लेट आउट था आपने सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा दिया, वो सारी चीजें आपका ये कोई डिडक्शन का कोई सेक्शन छूट गया है तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो, एडिट कर सकते हो और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है। अब अगर ये सब हो गया तो अगर एडिट करना है, कोई गलती मिल गई तो यहाँ पे जाकर हम एडिट करेंगे, अदरवाइज हम इस रिटर्न को सबमिट करेंगे। यहाँ से बटन फाइल कर बटन दबा देना, ये सबमिट का पुश कर देना, क्लिक कर देना इस जगह पे सबमिट पे और ये आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। लेकिन मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं अभी, इसलिए। तो ये करने के बाद अब आपको बचता है 120 दिन के अंदर आपको देना है, क्या करना है, माई अकाउंट में जाना है। मैंने आपको बताया था ई वेरीफाई रिटर्न करने के लिए, तो ई वेरीफाई यहाँ से होता है। इससे को करने के पहले मैं एक चीज और आपको यहाँ बताऊंगा अभी कि अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप रिटर्न फाइल करने के बाद एक चीज आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप भेजते हो रिटर्न को, ठीक है ना। कहाँ भेजते हो रिटर्न को, सीपीसी भेजना है। ठीक है, तो सीपीसी भेजने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो ITR 5 अब एक्नॉलेजमेंट आ रहा है उसमें अब लिख के दो चीज आता है उसमें आपको ITR में, आपके इनकम टैक्स में। वहां पे क्या आता है ये आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ITR 1 आ रहा है उसमें अब आपको ITR 5 जो एक्नॉलेजमेंट आता था वो डायरेक्ट आपके पास आ जाता था ना। जो डायरेक्ट आता था उसको आपको अब कुछ नहीं करना है, उसमें अब आपको कहीं नहीं जाना है उस वाले पोर्टल पे। अब क्या करोगे, अगर आपने मिस्टेक कोई किया है तो वो आपको सही करना पड़ेगा। यानी कि क्या सही करना पड़ेगा, मिस्टेक आप ये करते हो कि
3 महीने के अंदर यानी 4 महीने के अंदर यानी 120 दिन के अंदर अगर आप नहीं भेजते हो रिटर्न को, आपने जो रिटर्न फाइल किया उसका ITR 5, तो आपके पास अभी सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट आता है और उस एक्नॉलेजमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, उस एक्नॉलेजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको एकदम सही से ध्यान रखना है। तो उस एक्नॉलेजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप CPC बेंगलोर में नहीं भेज देते हो उसे। ठीक है, तो ये रिटर्न फाइल करने के बाद अब आप क्या करना, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और 120 दिन के अंदर 4 महीने के अंदर आपको अब ई वेरीफाई करना है। तो ई वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता ही रखा हूं कि किस तरह से करना है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि आप ITR 5 क्या करोगे, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको अभी ये वाला मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया कि ये रिटर्न जब फाइल करोगे तो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो 120 दिन के अंदर, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था नीचे कि मैं 120 दिन के अंदर आपको भेजूंगा, कहाँ पे वेरीफाई करूंगा, या मैं आपको 120 दिन के अंदर कहाँ भेजूंगा, बेंगलोर भेज दूंगा CPC। बट अगर नहीं भेज पाते हैं तो पहले क्या होता था कि आपके पास आ जाता था ये वाला, ये इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट इस तरह से आता था, जिसमें आपकी सैलरी, इनकम, सारी डिटेल्स होती थी।